सत्ता इंसान को भ्रष्ट करती है और असीमित सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। लॉर्ड एक्टन का ये कथन मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा के लिए एक आदर्श शुरुआत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और काफी जटिल विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख है जो पाकिस्तान में सैन्य शासन के एक नए और कह सकते हैं हैरान करने वाले रूप का विश्लेषण करता है। बिल्कुल, और ये विषय यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और उसके पड़ोस, ये सब पहलू इसमें आ जाते हैं। जी, और हमारी आज की पड़ताल का मिशन सिर्फ पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे समझना ही नहीं है, बल्कि उसकी तुलना भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे देशों से भी करनी है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही क्षेत्र में दो इतने अलग अलग रास्ते क्यों अपनाए जा रहे हैं और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस परत दर परत विश्लेषण को शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही इस बात से होती है कि पाकिस्तान ने सैन्य शासन में बहुत आविष्कार किए हैं और जनरल आसिम मुनीर का मामला इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। तो इसमें अनोखा क्या है? इसमें सबसे दिलचस्प बात जो है वो इसका विरोधाभास है। देखिए, पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। बिल्कुल, सेना ने ऐसा होने ही नहीं दिया, ये एक स्थापित तथ्य है। लेकिन वहीं जनरल मुनीर ने उसी तरह की एक चुनी हुई सरकार का इस्तेमाल करके खुद को 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ नियुक्त करवा लिया है। ये तो कमाल की विडंबना है। जिस संस्था ने किसी चुने हुए नेता को टिकने नहीं दिया, उसी का प्रमुख अपने लिए एक लंबा सुरक्षित कार्यकाल सुनिश्चित कर लेता है। तो ये सब हुआ कैसे? प्रक्रिया क्या थी? हाँ, प्रक्रिया कई चरणों में हुई और हर चरण अपने आप में शासन प्रणाली के केस स्टडी है। पहला कदम तो उनकी नियुक्ति ही थी। उनकी नियुक्ति? जी, उन्हें अपने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि मौजूदा प्रमुख जनरल बाजवा अभी भी सेवा में थे। एक मिनट, 2 सेना प्रमुख एक ही समय पर? ये तो किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल, कुछ दिनों तक देश में 2 सेना प्रमुख थे। ये एक अभूतपूर्व स्थिति थी जिसने आने वाली घटनाओं के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया। अच्छा, और इसके बाद दूसरा चरण था 2024 के चुनावों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना। लेख के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान और उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया। हाँ, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया और अपनी पसंद के शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवा दिया गया। तो ये एक तरह का दुष्चक्र है। सेना पहले अपनी पसंद की एक कमजोर सरकार बनवाती है और फिर उसी सरकार का इस्तेमाल करके ऐसे कानून पास करवाती है जो लोकतंत्र को ही खत्म कर दें। सटीक। और यही तीसरा चरण आता है 27वां संशोधन। और इस संशोधन से उन्होंने क्या क्या हासिल किया? इस संशोधन ने सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया। 3 बड़ी चीजें। पहली, खुद को आजीवन फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करवाया। आजीवन? जी। दूसरी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ का एक नया पद बनाया जिसका कार्यकाल 5 साल का होगा और खुद को उस पर नियुक्त कर लिया। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, खुद के लिए किसी भी मुकदमे से आजीवन छूट इम्यूनिटी हासिल कर ली। एक मिनट, आजीवन छूट, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसका असली मतलब क्या है? क्या उन पर अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के लिए कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसका मतलब ठीक यही है। ये एक कंबल की तरह है जो उन्हें हर तरह की कानूनी जवाबदेही से बचाता है। भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन? कुछ भी। ये उन्हें एक ऐसा शासक बनाता है जिस पर देश का कोई कानून लागू नहीं होता, और ये सब एक चुनी हुई संसद और प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ये तो लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा ही लोकतंत्र की हत्या करने जैसा हुआ है ना? ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है जहां चुने हुए प्रतिनिधि खुद अपनी राजनीतिक मौत के वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं। और ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद, इसकी क्या जरूरत थी? सेना प्रमुख का पद तो पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। सीडीएफ का पद बनाना एक बहुत ही चालाक रणनीतिक कदम है। ये सिर्फ सेना प्रमुख होने से कहीं ज्यादा है। ये तीनों सशस्त्र बलों पर एक केंद्रीकृत कमान स्थापित करता है जिससे सारी सैन्य शक्ति एक ही व्यक्ति यानी जनरल मुनीर के हाथ में आ जाती है। अच्छा, तो क्या मुनीर का ये कदम पूरी तरह से नया है या ये पाकिस्तान के इतिहास में पहले हो चुकी घटनाओं की ही एक अगली कड़ी है? क्या हम यहाँ कोई पैटर्न देख रहे हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पैटर्न नया नहीं है,
लेकिन इसका तरीका, इसकी जो पटकथा है, वो निश्चित रूप से नई और ज्यादा शातिर है। ये पुराने खेल का एक उन्नत संस्करण है। मतलब? उदाहरण के लिए 1958 में चलिए, तब नागरिक राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है। लेकिन कुछ ही समय बाद अयूब खान ने मिर्जा को ही हटा गया, खुद राष्ट्रपति बन गए और खुद को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत कर लिया। मतलब सत्ता में आने के लिए नागरिक सरकार का इस्तेमाल करना ये पहले भी हो चुका है। हाँ, और इसी घटना ने सेना प्रमुखों के लंबे कार्यकाल की परंपरा शुरू की। यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है जो लेख में दिया गया है। क्या? पाकिस्तान में अब तक केवल 17 सेना प्रमुख हुए हैं। सिर्फ 17? और भारत में अब 31वें प्रमुख हैं। जी, और 2030 तक ये संख्या 33 हो जाएगी। ये फर्क ही पूरी कहानी बता देता है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख का पद किसी संस्थानगत नियम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत शक्ति से चलता है। अयूब खान के बाद याह्या खान, फिर जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, सबने इसी पैटर्न को दोहराया। तो हम ये कह सकते हैं कि मुनीर ने पुराने खेल के लिए एक नई और बेहतर पटकथा लिखी है। उन्होंने टैंकों को सड़कों पर नहीं उतारा, कोई शोर नहीं मचाया। हाँ, बल्कि संविधान और संसद का ही इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति दे दी। बिल्कुल, उन्होंने एक संवैधानिक तख्तापलट को अंजाम दिया है, जो पारंपरिक सैन्य तख्तापलट से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसे कानूनी जामा पहना दिया गया है। तो ये साफ है कि जनरल मुनीर कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अयूब खान और जियाउल हक की विरासत को ही एक नए, ज्यादा संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जब पाकिस्तान इस रास्ते पर और गहरा जा रहा है, तो उसके पड़ोसी, हाँ, जो कभी उसी की तरह थे, अब बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। ये विरोधाभास कैसे पैदा हुआ? यहीं पर आकर कहानी का दायरा बड़ा हो जाता है। पाकिस्तान का ये मॉडल उपमहाद्वीप के दूसरे देशों के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी बन गया है। एक चेतावनी? जी। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और यहाँ तक कि भूटान भी, इन सभी देशों ने अपने इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर सैन्य हस्तक्षेप को पूरी तरह से खारिज किया है और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन किया है, चाहे वो कितनी भी उथल-पुथल भरी क्यों ना हो। और इसके नतीजे भी साफ दिख रहे होंगे। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक सिद्धांत को साबित करते हैं कि राजनीतिक जवाबदेही, चाहे कितनी भी शोरगुलवारी क्यों ना हो, आर्थिक समृद्धि की पहली शर्त है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 2 गुना, भूटान 2.5 गुना, श्रीलंका 3 गुना और मालदीव 8 गुना समृद्ध है। 8 गुना? 8 गुना। और यहाँ तक कि नेपाल, जो कई सालों तक अस्थिरता से जूझता रहा, वो भी अब पाकिस्तान से आगे निकलने की कगार पर है। एक गलत राजनीतिक चुनाव पूरी पीढ़ी को दशकों पीछे धकेल सकता है। चलिए कुछ विशिष्ट उदाहरणों को देखते हैं। बांग्लादेश, जिसका इतिहास साकिर से साथ ही जुड़ा रहा है, उसने एक अलग रास्ता कैसे चुना? बांग्लादेश का मामला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उसने भी सैन्य शासन का स्वाद चखा है। वहाँ जनरल जियाउर रहमान और HM इरशाद जैसे शासक रहे हैं, लेकिन वहाँ एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रतिरोध ने आखिरकार सेना को बैरकों में वापस भेज दिया। लेकिन क्या हम बांग्लादेश की सेना को पूरी तरह से पाक साफ मान सकते हैं? आज भी वहाँ के लोकतंत्र पर शेख हसीना की तानाशाही के आरोप लगते हैं। ये एक बहुत ही जायज संदेह है। बांग्लादेश का लोकतंत्र निश्चित रूप से अपूर्ण है, लेकिन सेना की भूमिका में एक मूलभूत परिवर्तन आया है। उन्होंने सबक सीखा है। क्या सबक? उन्होंने समझ लिया है कि देश चलाना उनका काम नहीं है, और ऐसा करने से उनकी अपनी संस्था की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। अब वहां के सेना प्रमुख का सबसे राजनीतिक बयान भी ये होता है कि चुनाव समय पर होने चाहिए। वो अब लोकतंत्र की प्रक्रिया के संरक्षक बन गए हैं, सत्ता के दावेदार नहीं। और श्रीलंका का उदाहरण तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वहां तो राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, सरकार ढह रही थी। सेना के लिए सत्ता हाथ में लेने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। बिल्कुल। श्रीलंका की स्थिति तो एक क्लासिक तख्ता पलट का निमंत्रण थी, लेकिन सेना ने उल्लेखनीय संयम दिखाया। उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के बजाय शांतिपूर्ण नागरिक हस्तांतरण और चुनावों का समर्थन किया। ऐसा क्यों? शायद एक बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका की सेना ने दशकों तक एक क्रूर गृह युद्ध लड़ा है। उन्होंने देश को चलाने की जटिलताओं को बहुत करीब से देखा है। वो समझ गए हैं कि उनकी लेजिटिमेसी संविधान की रक्षा करने में है, उसे हड़पने में नहीं। और नेपाल?
वहां का इतिहास तो और भी जटिल रहा है। नेपाल का मामला तो और भी अनूठा है। वहां की सेना ऐतिहासिक रूप से एक शाही सेना थी। जब 2008 में राजशाही खत्म हुई तो उनके सामने एक अस्तित्व का संकट था। लेकिन उन्होंने खुद को एक प्रोफेशनल राष्ट्रीय सेना के रूप में ढाला, जिसकी वफादारी देश के संविधान के प्रति है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर बहुत साफ और मतलब दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना है जो 21वीं सदी में भी 20वीं सदी के तख्ता पलट के नुस्खे आजमा रही है, बस अब तरीका ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। और दूसरी तरफ उपमहाद्वीप के बाकी देश हैं जिन्होंने इस मॉडल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बिल्कुल, उनकी सेनाओं ने चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या नेपाल, ये सीख लिया है कि उनका हित एक पेशेवर शक्ति बने रहने में है, न कि राजनीति के दलदल में फंसने में। और जैसा कि हमने देखा, इस चुनाव का सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर साफ दिख रहा है। जी, पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है, जबकि उसके पड़ोसी जो कभी उससे बहुत पीछे थे, अब उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। लेख एक बहुत ही यादगार और चुटीले विचार के साथ समाप्त होता है। अगर आपका देश इतना बेहतर कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी को आपके सेना प्रमुख का नाम याद नहीं है? हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि सेना अपना काम कर रही है और राजनीति में दखल नहीं दे रही। और ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रमुख को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल नहीं कहेंगे, और ये वास्तव में जश्न मनाने की बात है। हमारी इस चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, खासकर यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए। क्या? कि किसी राष्ट्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए क्या एक कुशल और अनुशासित सत्तावादी शासन की तुलना में एक अपूर्ण और अराजक लोकतंत्र हमेशा बेहतर होता है? और वे कौन से कारक हैं जो एक सेना को लोकतंत्र का संरक्षक या उसका हड़पने वाला बनाते हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। ये द प्रिंट में प्रकाशित लेख पर हमारी विस्तृत चर्चा थी। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप और किन विषयों पर ऐसी गहन चर्चा चाहते हैं।